Hey guys, welcome to your channel. I'm your guide for this video from Proper Guide, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं whole NCERT books. This going to be NCERT series and help you for better understanding of NCERT. In this video, हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस NCERT की चैप्टर फर्स्ट which is न्यूट्रिशन इन प्लांट. एंड अगर आपने क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी so please go and check. Link is in description. And before starting the video, if you like the video, please hit like button and let us know in the comment section. And yes, don't forget to subscribe. तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट which is न्यूट्रिशन इन प्लांट. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. आपने क्लास 6 में ये ज़रूर पढ़ा होगा जो फूड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. और आपने ये भी पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स हैं, ये हमारे फूड के मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं. These components of food are necessary for our body and are called nutrient. और ये जो सारे component हैं carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, ये सब हमारे फूड के बहुत मेजर कंपोनेंट है और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट है और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड दमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट. और एनिमल और अपना ह्यूमन बींग्स खाना नहीं बना सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो अपना खाना प्लांट से और ऐसे एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स पे ही डिपेंड है ना. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है और ऐसे एनिमल है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. आगे बढ़ते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. जो प्लांट है उनमें न्यूट्रिशन का मोड क्या है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. किसका इस्तेमाल करके? वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और मिनरल्स का इस्तेमाल करके. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और ये इस्तेमाल कर रहे हैं दीज आर रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी. और जो न्यूट्रिएंट हमने ऊपर पढ़ा था विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो सारे हैं ना ये न्यूट्रिएंट है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किस लिए? टू बिल्ड, हमारे बॉडी को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए और डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए. एंड बॉडीज़ एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. और इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हम एक्टिविटीज़ अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो फूड से आती है, इन्हीं न्यूट्रिएंट से आती है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना. ऑर्गेनिज्म जब फूड को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में और जब उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी में, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को ही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अपना खाना खुद बना करके, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, है ना. देयरफॉर
प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इसीलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ही है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स एंड most other organisms take in ready-made food prepared by plants. They are called heterotrophs. ऐसे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हमने देखे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और वो अपना खाना रेडीमेड तौर पे कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, और ऐसे एनिमल से जो कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और इसीलिए इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रो का मीन्स होता है अदर, और ट्रॉफ्स का मतलब आपने यहाँ पे पढ़ा नरिशमेंट, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब वो अपना नरिशमेंट दूसरे से लेते हैं, इसीलिए उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज हुआ होगा कि फूड फैक्ट्री जो होती है प्लांट की वो कहाँ लोकेट करती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या वो जो फूड होता है जो प्लांट्स बनाती है उनके पूरे बॉडी में बनता है, या फिर ऐसा कोई सर्टेन पार्ट है जहाँ पे वो फूड बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और वो रॉ मटेरियल्स क्या है, वो रॉ मटेरियल्स है वाटर, जिसे हम लिखते हैं H2O, और है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लिखते हैं CO2, और न्यूट्रिएंट्स भी है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और वो जो खाना बनाते हैं, मतलब वो जो रॉ मटेरियल है ना, उसको फूड फैक्ट्रीज तक कैसे ले जाते हैं, है ना, ताकि जो फूड फैक्ट्रीज में जाके वो जो रॉ मटेरियल है वो उसको प्रोसेस करके फिर खाना बना सकें। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, और उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, वेयर इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स लोकेटेड, तो आंसर हमें मिल गया, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की वो क्या होती है, वो होती है लीव्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। जो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है। Therefore, all raw materials must reach there। और इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए फूड को बनाने के लिए वो कहाँ पहुँचने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पहुँचने चाहिए प्लांट्स में, है ना, ट्रांसपोर्ट होने चाहिए प्लांट्स में। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, है ना, कि वो कैसे प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर ऑब्जर्व बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मतलब है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं जो सॉइल में ऑब्जर्व होते हैं ना, वो रूट्स के द्वारा क्या होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कहाँ तक, लीव्स तक, ताकि, और फूड फैक्ट्री क्या है प्लांट की, लीव्स, और पहुँच रहा है रॉ मटेरियल कहाँ, लीव्स तक। कैसे, रूट्स ऑब्जर्व कर रही है और उसको स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही है। मैं बताती हूँ आपको, ये है रूट्स, है ना, और ये है यहाँ पे वाटर और मिनरल्स। इसी को रूट क्या करेगी, अब्जॉर्व कर लेगी, और उसके बाद स्टेम के थ्रू इसको पहुँचाएगी। ये कनेक्टेड होता है ब्रांच से, और ये कनेक्टेड होता है लीव से, छोटे छोटे लीव से। तो ये क्या होगा, H2O आया, मिनरल्स आया, ये ऑब्जर्व हो रहा है ना, रूट्स के थ्रू ऑब्जॉर्व हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टेम के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रांचेस में जाएगा, ब्रांचेस से होकर के ये लीव्स तक जाएगा, और ऐसे ही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्लांट्स। हम आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, है ना। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लिखते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो एयर से ऑब्जर्व करते हैं। कौन ऑब्जर्व करते हैं, तो लीव्स ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो लीव्स में
छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है? पोर्स का मतलब होता है छेद। मतलब लीव्स में बहुत टाइनी से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके लीव्स की सरफेस में, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंच जाता है। हमने रॉ मटेरियल में ये भी देखा था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रॉ मटेरियल टू प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। These pores are surrounded by guard cells। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, ये इस तरह के सेल से कवर्ड होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम गार्ड सेल कहते हैं। मतलब ये जो पोर्स है ना, इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। गार्ड का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इस पोर्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? गार्ड सेल। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो आपको पोर्स दिखाया ना मैंने, इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऊपर एक ब्लू कलर का टेबल था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स। सेल क्या होता है? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने ये ज़रूर देखा होगा, जो बिल्डिंग्स होती है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी होती है। ब्रिक्स बिल्कुल आपने ऐसा देखा होगा ना, ऐसे क्यूबॉइडल शेप का होता है ब्रिक्स का बना होगा। सिमिलरली बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। और उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है छोटे छोटे यूनिट्स से बनी होती है, और उन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। और सेल इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या ज़रूरत है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, और सेल का मतलब ये सारे सेल है ना, इसीलिए उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखिए, ये है एक सेल, है ना, मान लीजिए ये एक सेल है और इसके बाहर में एक पतली सी बाउंड्री होती है। ठीक है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल में ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके सेंटर में लोकेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है एक सेल मान लीजिए, ठीक है, और बीच में है इसके ये सेंट्रली स्फेरिकल जो है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस से घिरा हुआ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, दिस इज अ सेल, है ना, ये इसके बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है जेली लाइक सब्सटेंसेस जिसे हमने कहा था साइटोप्लाज्म। और हाँ, ये है क्या? साइटोप्लाज्म, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। मैं आपको पूरा ओवरऑल मतलब एक साथ करके बता देती हूँ व्हाट इज सेल लुक लाइक। ये है एक सेल, बीच में है इसके न्यूक्लियस, ये सराउंडेड है हमारे साइटोप्लाज्म से, और इसके बाहर में है एक लेयर बाउंड्री जो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। Water and minerals are transported to leaves by vessels which run like pipe throughout the root, है ना। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? तो एक वेसल्स के ज़रिए। वेसल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेसल कहते हैं, ठीक है, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। रूट से होते हुए वो स्टेम्स तक जाते हैं, स्टेम से फिर ब्रांचेस में जाते हैं, ब्रांचेस से देन लीव्स तक जाते हैं। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ठीक है। हाँ, मैं बता देती हूँ कैसे जाते हैं वो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं,
वैसे ही वेन्स और आर्टरीज़ होते हैं ना, वैसे ही हमारा ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी में, उसी तरह से ये जो वेसल्स होते हैं इन्हीं से ट्रांसपोर्ट होता है रॉ मटेरियल्स प्लांट्स का, कहाँ तक पहुँचते हैं, लीव्स तक, और प्रिपेयर हो जाते हैं खाना बनाने के लिए। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और जो रॉ मटेरियल है ना प्लांट्स के, यही उनके लिए न्यूट्रिएंट का भी काम करते हैं, ठीक है। और ये पहुंच जाते हैं, और ये जो वेसल्स होते हैं एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो लीव्स तक आराम से पहुंच सकें। You will learn about transport of material in plants in chapter 11, और आप इसके बारे में डिटेल चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll। आपने ज़रूर देखा होगा जनरली जो लीव्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और वो सारे लीव्स में प्रेजेंट होता है ना। जैसे हमारा ब्लड है, सबके बॉडी में जो ब्लड होता है वो जनरली रेड कलर का ही होता है ना, तो वो हमारे बॉडी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वैसे ही प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल लीव्स को मदद करता है ताकि वो जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, वो कैप्चर कर सके, है ना। देखते हैं आगे। द एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्या करता है ना, जो एनर्जी उसने कैप्चर की है लीव्स ने सनलाइट से, वो सारे रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करता है और प्रिपरेशन में हेल्प करता है, किसके, फूड के, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स एंड ऑल्सो मिनरल्स। ओके, सीन्स द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इससे क्या पता चलता है, जो फोटोसिंथेसिस है, जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में, जैसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो पाएगा। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी खाने बनाने के प्रोसेस को प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कॉम्बाइन। कॉम्बाइन क्या, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, है ना, सबको कॉम्बाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कैप्चर करता है सनलाइट, और सबको कंबाइन करके बनाता है क्या, खाना, फूड अपने लिए। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारे, और जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फूड में, प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है, जिसको कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी क्लोरोफिल अब्जॉर्व करती है लीव्स में, है ना, उसको क्या करती है, फिर प्लांट स्टोर करके रख देती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसी को यूटिलाइज करती है बाद में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इससे हम क्या कह सकते हैं, जो सन है हमारा, वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। किस पे, कहाँ पे, अर्थ में, अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स है हमारे एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में इस अर्थ को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएगी? अगर खाना नहीं बना पाएगी तो कोई भी खाना कैसे खाएगा? अगर खाना नहीं खा पाएगा तो कोई भी ज़िंदा कैसे रहेगा? इसीलिए फोटोसिंथेसिस अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। कैन यू इमेजिन in the absence of photosynthesis there would not be any food। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं होगा।
The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by plants. और जो सर्वाइवल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? प्लांट्स पे ही, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all living organism is product produced during photosynthesis. और जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है ना, ये भी कब कैसे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. और जब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. है ना, जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं. तो ये लाइन क्या कह रही है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पे? सेल में. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का और सबको सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? टू कॉम्बाइन, सबको कॉम्बाइन करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए. ओके, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. और ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन के तौर पर दिखाया है. कैसे इसको रीड करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लिखते हैं CO2 है ना, वाटर जिसे हम लिखते हैं H2O, और ये जो एरो है, एरो का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होते हैं ना ये मिल कर के कोई चीज़ बना रहे हैं. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? रॉ मटेरियल है. फॉर्म्स कर रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट. और प्रोड्यूस कर रहा है क्या? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll forms to carbohydrate and releasing oxygen. ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ये इमेज क्या कह रहा है. ये है स्टोमेटा जो मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा, और ये है इसके गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स हैं ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ये ब्लू बॉक्स. बिसाइड लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. जो photosynthesis है वो leaves के छोड़ करके दूसरे parts of the plant में भी हो सकते हैं. और वो parts कैसे होना चाहिए? green parts of the plant में हो सकते हैं. ओके, in green stem, green कलर का stem है उसमें भी photosynthesis होगा. green कलर के branches है उसमें भी होगा. ओके, the desert plants have scale और spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. आपने desert plant देखा होगा. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है कैक्टस. देखिए ऐसे उसमें कांटे होते हैं ना, स्पाइन्स होते हैं. ठीक है, कांटे होते हैं. ठीक है, ये क्या करता है? लीव्स होता है वो होता है फ्लैट सरफेस का. जब सरफेस फ्लैट होगा तो इससे ज़्यादा वाटर लॉस होने का चांसेस है. मतलब इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा. बट वो क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से कांटे जैसे पौधे, तो इसमें से ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा. इसीलिए जो लॉस ऑफ वाटर क्या होता है डेजर्ट एरिया के प्लांट्स में कम होता है. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और जो कैक्टस होता है ना उसका पूरा जो बॉडी होता है वही ग्रीन कलर का होता है. तो इसीलिए ये पूरा बॉडी भी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है. और इसके जो स्पाइक्स होते हैं जो कि क्या है? उसके लीव्स हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड. और ये जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है ना, जो हम जब इनहेल करते हैं तो रेस्पिरेशन में उसको लेते हैं, इनटेक करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जब लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस होती है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है. द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. और वो जो स्टार्च है जो लीव्स में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं?
वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप एक्टिविटीज़ के लिए भी एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। The leaves on other hand, the leaves other than green also have chlorophyll। जो leaves होते हैं वो ग्रीन कलर भी होते हैं, है ना। ग्रीन कलर के जनरली लीव्स होते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते और कलरफुल लीव्स होते हैं, है ना। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। और जो ऐसे लीव्स होते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, जो पिगमेंट होता है वो रेड और ब्राउन कलर का ज़्यादा होता है, जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट को कवर अप कर लेते हैं और अपना ही कलर पिगमेंट को शो करते हैं। जैसे कि ये है पर्पल कलर का, ये येलो कलर ज़्यादा शो कर रहा है, जो साइड साइड में ग्रीन दिख रहा है ना, वो क्या कर लेते हैं, लीव्स को कवर अप कर लेते हैं, उसका जो क्लोरोफिल का कलर होता है उसको कवर अप कर लेते हैं और जनरली दूसरे कलर के लीव्स को जनरली नज़र आते हैं। You often see slimy green patches in pond और in other stagnant or water bodies। आपने जनरली ग्रीन पैचेस देखे होंगे, किस कलर के, ऐसे छोटे छोटे से कहाँ पे देखे होंगे, स्टैगनेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में पानी कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे जनरली आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के पैचेस पानी के ऊपर फ्लोट करते होते हैं। दे आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और ये जो पानी के सरफेस के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है ना, इसे हम एल्गी कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप ये गेस कर सकते हैं जो एल्गी होता है वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। और ये जो एल्गी होती है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है जो इसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये छोटे छोटे से जो एल्गी होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा बनाऊंगी वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, stay home, stay safe, and yes, don't forget to subscribe.